हाय, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? वेलकम टू रेप्लिकॉन एकेडमी। मैं टीआर सर। आज हम डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो बिना वक्त गवाए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पाचन तंत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पाचन और अवशोषण, पाचन एवं अवशोषण। ओके, जैसे हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, सेल के बारे में पढ़ने के बाद हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, फिर ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं, और ऑर्गन का जो समूह है, ऑर्गन का ग्रुप है, वो क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। तो डाइजेशन एक क्या है? सिस्टम है। डाइजेशन एक सिस्टम है। क्या है? डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। ओके, तो सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब भी हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले होते हैं तो उस चैप्टर का जो हेडिंग है उसका मीनिंग आपको आना ज़रूरी है। पहला शब्द क्या है? डाइजेशन, यानी पाचन। पाचन का मतलब क्या है? कि कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, यानी कोई बड़ा मॉलिक्यूलर है, वो अपने को क्या करना है? उसको स्मॉल पार्टिकल के अंदर हमें कन्वर्ट करना है, राइट? यानी हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को टुकड़ों में विभाजित करके सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब क्या है? अब हम पाचन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बड़ा मॉलिक्यूल तो है ही है, उसको हम छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे। बट पाचन यानी कि हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, और पाचन किसका हो रहा है हमारे शरीर में? भोजन का। तो भोजन का पाचन किसके थ्रू? जल अपघटन एंजाइम यूज करेंगे इसमें। तो जो बड़े अणु होते हैं उनका जल अपघटन के द्वारा सरल अणुओं में क्या होता है? डाइजेशन होता है। तो पाचन की परिभाषा क्या हो गई? कि क्या हो गई परिभाषा? जटिल अणुओं को, जटिल अणुओं का जल अपघटन एंजाइमों व पाचक ग्रंथियां भी तो काम आएगी। पाचक ग्रंथियों के रस से सरल अणुओं में विभाजन। आया समझ? यानी कि कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको हमें क्या करना है? सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे? एक तो जल अपघटनीय एंजाइम यूज करेंगे, और दूसरे क्या है? पाचक ग्रंथियों के रस। इन दोनों का क्या करेंगे? यूज करके हम जटिल अणुओं को सरल अणुओं के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जैसे छोटे से एग्जांपल से समझे कि हमारे पास प्रोटीन है। ओके, अब प्रोटीन का मुझे क्या करना है? पाचन करना है। तो प्रोटीन क्या है? बहुलक है, यानी ये एक तरीके से पॉलीमर है, बहुलक है। लेकिन डाइजेशन का मतलब क्या हुआ है? पॉलीमर को हमें कैसे, किसमें कन्वर्ट करना है? मोनोमर के अंदर। पॉलीमर को मोनोमर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें जल अपघटीय एंजाइम और पाचक ग्रंथियों का रस, उनकी जरूरत पड़ेगी। उसी को हम क्या बोलेंगे? डाइजेशन बोलेंगे। तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा? प्रोटीन लास्ट में क्या बनाएगा? प्रोटीन किससे मिलके बना होता है? एमिनो एसिड से। तो इसमें जो एंजाइम काम आते हैं
जैसे कि पेप्टोज हो गया है ना, पेप्टेजेस, ये क्या करता है, प्रोटीन को क्या एमिनो अम्ल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से क्या होता है, पाचन। तो जब हम डाइजेशन सिस्टम पढ़ते हैं तो डाइजेशन सिस्टम के कुछ पद होते हैं कि सबसे पहले हमने भोजन को मुंह में लिया एंड देन हमने क्या किया, भोजन मुंह के अंदर चबाया, उसके बाद में क्या गया, वो इशोफेगस से होते स्टोमस में गया, स्टोमस में क्या हुआ, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वसा, इन सभी का अलग अलग जगह पे क्या होता है, पाचन होता है। तो उन पाचन के थ्रू जैसे हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, इसीलिए तो हम भोजन करते हैं। अब जैसे ही भोजन हमारी स्टोमच में गया तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे प्रोटीन का पाचन हो गया। प्रोटीन का पाचन होने के बाद में वो किसके थ्रू कहाँ गए, वो ब्लड में गई। हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर प्रोटीन है, यानी एमिनो एसिड बन गया, एमिनो एसिड से एनर्जी मिली, वो कहाँ गई, वो ब्लड के थ्रू किसके अंदर गई, टिश्यू के अंदर गई। तो इसके कुछ पद होते हैं कि कैसे हमारा भोजन है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कौन कौन से पद शामिल होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि पाचन के पद क्या है। पद, ओके, चलिए, तो नंबर फर्स्ट डाइजेशन। ओके, डाइजेशन के बाद क्या हो गया, नहीं, सबसे पहले डाइजेशन कैसे होगा, हम भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, यानी सबसे पहले अंतःग्रहण हुआ ना, इंजेशन हुआ। ओके, भोजन अंतःग्रहण किया, भोजन अंदर गया, उसके बाद में क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन हुआ। ठीक है, डाइजेशन के बाद, डाइजेशन यानी कि भोजन पच गया है, ओके, उसके बाद क्या होगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, स्वांगीकरण बोलते हैं ना, यस या नो, एसिमिलेशन, यानी कि ये भोजन पच गया, पचने के बाद में एसिमिलेशन हुआ, एसिमिलेशन के लास्ट में क्या हो जाएगा, अपना इजेशन हो जाएगा। क्या हो गया है भाई, हाँ, तो एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद क्या हो गया, इजेशन। यस या नो, ओके, तो सबसे पहले अंतःग्रहण हुआ, भोजन को हमने अंतःग्रहण किया, ओके, एंड देन डाइजेशन, यानी उसका भोजन का पाचन हुआ। पाचन का मतलब क्या हुआ, पाचन का मतलब ये है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे उनको क्या हो गया, सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, सिंपल मॉलिक्यूल। यस या नो, अब सिंपल मॉलिक्यूल, अब क्या होगा, अब हमें उसे ब्लड के अंदर ट्रांसफर करना है। तो एसिमिलेशन तो क्या है, ब्लड से टिश्यू के अंदर, तो इसके बीच में एक और प्रोसेस आ जाएगा, तो इसको हटा देंगे, इसको हटा के यहाँ पे क्या आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, क्या हो गया, अवशोषण। यस या नो, यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल है उसका क्या हो गया, अब अवशोषण, किसमें, ब्लड के अंदर।
अब ब्लड में अवशोषण होने के बाद में क्या होगा, जो एनर्जी यहाँ से जो पार्टिकल अवशोषित हुए हैं वो कहाँ पे जाएंगे, ऊतकों में जाएंगे। तो ये उसके बाद में प्रोसेस होगा स्वांगीकरण, यानी कि पाचित भोजन का, जो पाचित भोजन है का ऊतकों में उपयोग, ऊतकों में उपयोग, यस या नो। भोजन पचने के बाद में ऊतकों के अंदर उसका उपयोग होता है, टिश्यू के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। इजेशन का यानी कि भोजन बाहर निकालना, अपचित भोजन को, क्योंकि पचने वाला भोजन तो कहाँ चला गया है, टिश्यू के अंदर, तो अपचित भोजन का बाहर निकालना। यस या नो। तो ये जो पद है किसके, डाइजेशन के पद है। क्या है, सबसे पहले इंजेशन यानी कि भोजन को हमने ग्रहण किया, उसके बाद में ग्रहण करने के बाद में क्या हुआ, भोजन का पाचन हुआ। पाचन के अंदर जो लार्ज मॉलिक्यूल थे वो स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो गए, एंड देन उस स्मॉल मॉलिक्यूल का किसके अंदर एब्जॉर्प्शन हुआ, ब्लड के अंदर। तो एब्जॉर्प्शन क्या है कि सिंपल मॉलिक्यूल का, जो सिंपल मॉलिक्यूल है वो कहां पे जा रहे हैं, ब्लड में ट्रांसफर हो रहा है। यस या नो। वो क्या है, एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद में जो ब्लड के अंदर स्मॉल पार्टिकल मॉलिक्यूल आए हैं उसका कहां पे यूज, ऊतकों के अंदर एनर्जी के रूप में। तो वो क्या हुआ, एसिमिलेशन। अब जो अपचित भोजन रह गया था, क्योंकि कंप्लीटली भोजन नहीं पच सकता, जैसे कि सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज हमारे शरीर के अंदर नहीं पाचन हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो सिकम होती है वो मानव के अंदर क्या है, वेस्टिजियल है, अवशेषीय है, जिसे हम अपेंडिक्स बोलते हैं ना, वो क्या है, वेस्टिजियल है। तो सिक्कम के अंदर सेलुलोज एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे जानवरों के अंदर सेलुलोज का पाचन होता है ना, तो उनके अंदर सेलुलोज एंजाइम होता है, वो सेलुलोज का पाचन कर देता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर सेलुलोज नहीं पाचित होता। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में सेलुलोज अब्सेंट होता है, बिकॉज जो सिक्कम है वो हमारे अंदर कैसी है, वेस्टिजियल है, अवशेषी होती है। तो जो अपचित भोजन है, ऐसे ऐसे बहुत सारे भोजन है, मतलब बहुत भोजन के पार्टिकल है जो कंप्लीटली पाचन जिसका नहीं हो सकता, वो जो अपचित भोजन है उसका बाहर निकालना क्या हो गया, इजेशन। तो इसको आप लोग छापिए आराम से। ये क्या है, भोजन के डाइजेशन के पद है। लिख लिया। चलो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम मानव डाइजेशन सिस्टम पढ़ने वाले हैं। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मानव पाचन तंत्र। अरे यार, मानव पाचन तंत्र, ठीक है। अब मानव पाचन तंत्र के बारे में जब हम बात करते हैं तो मेनली मानव पाचन तंत्र में क्या आता है, जैसे सबसे पहले तो क्या है, यहाँ से हमने भोजन को लिया, लास्ट में जब हम इजेशन करते हैं भोजन, अपचित भोजन को बाहर, तो मेनली हमारा क्या फंक्शन करता है, आहार नाल। कौन क्या है, इसमें क्या क्या शामिल होता है, नंबर 1 आहार नाल, और सेकंड पाचक ग्रंथियां, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मानव पाचन तंत्र के अंदर 2 चीजें शामिल होगी, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। यस या नो। तो इन 2 भागों से क्या मिलके बना होता है, पाचन तंत्र। यानी
दो ऐसे शरीर के पार्टिकल हैं जो पाचन तंत्र के अंदर काम करेंगे। आहार नाल, आहार नाल कितनी बड़ी हो सकती है? बहुत बड़ी हो सकती है, 7 से 15 मीटर। डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में भी पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि मानव पाचन तंत्र है, उसका पाथ क्या है, कि वो कैसे, कहाँ से भोजन अंदर ग्रहण करते हैं, फिर भोजन कहाँ जाता है, उसके बाद में किस तरीके से भोजन हमारा डाइजेस्ट होता है, उसका हम क्या पढ़ने वाले हैं। अभी हम उसका एक प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। ओके, दिस इज माउथ, यस, थोड़ा सा बस धैर्य रखिए, मैं सब कुछ बना सकता हूँ। ओके, ये पूरा का पूरा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्गन्स है। तो सबसे पहले क्या आ गया, सबसे पहले देखो ये क्या है, माउथ यानी मुंह। सबसे पहले भोजन हमने मुंह में लिया। एंड ये क्या है, बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा। उसके बाद में ये क्या है, ये ग्रसनी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है, फेरिक्स। उसके बाद में ये क्या है, ग्रसिका। इशोफेगस। ओके, ग्रसिका के बाद में ये क्या आ गया, स्टोमच, आमाशय। आमाशय के बाद में कहा, ये ग्रहणी, ड्यूडेनम। ग्रहणी के बाद क्या आ गई, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी छोटी आंत। ओके, छोटी आंत के बाद में ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। उसके बाद में देखो ऐसे ऐसे जगह, ये क्या है, मलाशय, रेक्टम। तो कौन कौन से ऑर्गन हमारे रेक्टम, और ये फाइनली एनस, गुदा, भोजन बाहर निकल जाता है, राइट। तो ये वाले शरीर के अंग है वो काम करते हैं। तो अब प्रोसेस एक बार जरा देखिए, सबसे पहले भोजन मुंह के अंदर गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको पहले मैं समझा देता हूँ कि किस तरीके से ये भोजन हमारे शरीर के अंदर अंतर्ग्रहण होता है। सबसे पहले भोजन को हमने मुंह में लिया, एंड देन यहाँ पे क्या होंगे, टीथ होंगे। तो यहाँ लिख देते हैं दांत। दांतों के द्वारा चबाया गया तो बक्कल कैविटी के अंदर था। बक्कल कैविटी के बाद में ये क्या है, ग्रसनी। ग्रसनी देखो, ये ऊपर वाली जो मैंने बनाई ये क्या है, नेजोफेरिक्स है, यानी कि नासा ग्रसनी। तो एक तो वायु हो गया,
और एक भोजन, दोनों का कॉमन पथ क्या है? ग्रसनी हो गया। तो सबसे पहले माउथ, उसके बाद बक्कल कैविटी, फिर भोजन आया ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद में ग्रसिका से होते हुए स्टोमस में गया, स्टोमस से होते हुए छोटी आंत में, छोटी आंत में होते हुए बड़ी आंत में, बड़ी आंत से वापस मलाशय के अंदर भोजन ठहर गया, अपचित भोजन, एंड देन एनस के द्वारा बाहर निकल गया। तो ये क्या है? ये हमारे शरीर के अंदर भोजन का क्या है? पथ है। यस या नो? तो ये एक डायग्रामेटिकली चीजें समझा दी। अब मैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करूं तो ये एक आहार नाली था, तो ये एलिमेंट्री कैनाल हो गया। और लगभग इसकी लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर के आसपास। तो एलिमेंट्री कैनाल है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं? सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ? माउथ, भोजन, मुंह, उसके बाद में बक्कल कैविटी, यस या नो? बक्कल कैविटी के बाद में देखो माउथ, बक्कल कैविटी एंड देन ग्रसनी, तो फेरिक्स, फेरिक्स के बाद में ओशियोफेगस, ग्रसिका, ग्रसिका के बाद में स्टोमस, स्टोमस के बाद में ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में रेक्टम, मलाशय, मलाशय के बाद में एनस। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथ। एलिमेंट्री कैनाल यानी हमारे भोजन का जो पथ है, जो हमारे भोजन का रास्ता है, वो कैसा है? सबसे पहले भोजन मुंह में लिया एंड देन चबाया, बक्कल कैविटी यानी कि जो मुख गुहा है, मुख गुहा के अंदर वो भोजन दांतों के द्वारा चबाया गया, जीभ से मिलकर के, और जो बॉलस बना वो किसके अंदर? फेरिक्स से होता हुआ इशियोफेगस, इशियोफेगस से स्टोमस, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, रेक्टम एंड एनस। इसके थ्रू हम भोजन को एग्जाइट कर देते हैं। तो ये क्या है? ये भोजन का पथ है। इस भोजन के पथ को आप एक बार लिख लीजिए। लिख लिया? चलो अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं। अब हम जैसे ग्रसिका थी, ग्रसिका के बाद स्टोमच आ रहा था, तो स्टोमच के यहां से भोजन किसके अंदर? स्टोमच, आमाशय। ओके, आमाशय के अंदर, तो आमाशय के कितने पार्ट होते हैं? 3। ये वहां लिखे नहीं थे। आमाशय के कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले कार्डियक, फंडेस, फंडिक एंड पाइलोरिक। ये आमाशय के पार्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहां बनाऊं तो ऐसे होता है। अरे भाई, ये ऐसे आमाशय होता है। तो देखो, याद रखने के लिए एबीसीडी तो आती है आप लोगों को, तो सी सबसे पहले आता है, एफ उसके बाद में, पी सबसे बाद में। तो जो ग्रसिका है किसके अंदर खुलती है? कौन से पार्ट में खुलती हैं? कार्डियक। तो ये कैसा हो गया? कार्डियक। उसके बाद में फंडिक यानी मध्य वाला भाग कैसा हो गया? फंडिक। एंड पाइलोरिक, लास्ट वाला पार्ट कैसा हो गया? पाइलोरिक। तो पाइलोरिक किस में खुलेगी? ड्यूडेनम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, हर चीज
तो ये आमाशय के पार्ट, आमाशय किसमें खुल रहा था? ड्यूडेनम। छोड़ो, ड्यूडेनम के बाद क्या था? आमाशय ड्यूडेनम, तो वो क्या किसका पार्ट था? स्मॉल इंटेस्टाइन का था ना, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। अब छोटी आंत के भी कितने पार्ट होते हैं? 3। क्या क्या होते हैं? जेजिनम, ड्यूडेनम एंड इलियम। ये 3 पार्ट किसके होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के। उसके बाद क्या था? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज के भी कितने पार्ट होते हैं? 3। सिकम, कॉलन और रेक्टम। ये 3 पार्ट किसके होते हैं? 3 भाग किसके होते हैं? लार्ज के, 3 स्मॉल के और 3 स्टोमच के। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉलन होती है ना, कॉलन भी फिर अलग अलग, जैसे कि ऐसे होता है ना कि ऊपर जा रही है, फिर ऐसे आ रही है, फिर ऐसे आ रही है, ये कॉलन का पार्ट है। तो ये वाला कैसा है? असेंडिंग हो गया, ये ट्रांसवर्ज हो गया, ये डिसेंडिंग हो गया। तो ये असेंडिंग, ये ट्रांसवर्ज, ये डिसेंडिंग। ये भी कॉलन कितने टाइप की हो सकती है? जैसे ये ऊपर वाला हिस्सा है यानी अपर साइड में, वो असेंडिंग। ये एकदम कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी ट्रांसवर्ज है, तो ये ट्रांसवर्ज हो गया। ये कैसी है? अप डाउन में है, तो वो डिसेंडिंग हो गया। तो ये कॉलन के पार्ट हो गए। तो अब हम कंप्लीटली क्या पढ़ने वाले हैं कि स्टोमस कैसे काम करता है। फिर हम अभी पढ़ेंगे कि कैसे एंडोसाइटोसिस होता है, उसमें क्या क्या पद शामिल होते हैं। तो ये तो क्या है, हमने एक पथ पढ़ लिया कि भोजन का पथ किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर होता है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बार उतारिए जल्दी से। हो गया? लिखो, जल्दी से लिखो यार। चलो, अब हम क्या करने वाले हैं? अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब हम, जैसे एक तो है कि भोजन, हम ठोस भोजन लेते हैं। नॉर्मली हम भोजन करते हैं वो कैसे होता है? ठोस होता है, लिक्विड नहीं होता है ना, सेमी सॉलिड भी हो सकता है। तो जो ठोस भोजन है उसका अंतर्ग्रहण करना क्या कहलाता है? फैगोसाइटोसिस। जैसे कोशिका भक्षण होता था ना, किसके अंदर होता था कोशिका भक्षण? लाइसोसोम के अंदर। तो ठोस पदार्थ, उसका डाइजेशन होता है, उसको जब हम अंतर्ग्रहण करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। तो क्या हो गया? फैगोसाइटोसिस यानी ठोस पदार्थों का, ठोस पदार्थ अंतर्ग्रहण प्लस अगर हम लिक्विड ले रहे हैं, लिक्विड यानी तरल पदार्थ का अंतर्ग्रहण, तो उसको क्या बोलेंगे? पिनोसाइटोसिस। साइटोसिस, पिनोसाइटोसिस किसको बोला? तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण। तो ये क्या हो गया? तरल पदार्थों का, क्योंकि हम दोनों ही पदार्थों को क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण करते हैं। यस या नो? पानी भी पीते हैं, भोजन भी अंतर्ग्रहण करते हैं। तो इन दोनों की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? दोनों ही हम क्या ले रहे हैं? अंतर्ग्रहण कर रहे हैं। तो दोनों की प्रक्रिया को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, अंतर्ग्रहण। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि भोजन के ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण करना क्या कहलाता है? फैगोसाइटोसिस
पिनोसाइटोसिस यानी कि तरल या लिक्विड फॉर्म में जो भी पदार्थ होते हैं उनका अंत्यग्रहण करना पिनोसाइटोसिस कहलाता है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो इसको छापो आप जल्दी से। हो गया, ये तो अंत्यग्रहण हुआ। अंत्यग्रहण है तो क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस भी तो होगा ना। एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि कोशिका के पदार्थ है उसको बाहर निकालना, कोशिका पदार्थों का बाहर निकालना, कोशिका पदार्थों का बाहर निकालना। एक्सोसाइटोसिस, देखो एक्सो का मतलब होता है बाहर निकालना, तो कोशिका पदार्थों से, कोशिका है उसी से तो पदार्थ बाहर निकलेंगे, तो बाहर निकलेंगे तो एक्सोसाइटोसिस हो गया। इसको सही कर लेता है ना, एक्सोसाइटोसिस। और अगर उनको अंदर ले रहे हैं तरल पदार्थ तो पिनोसाइटोसिस, और ठोस है तो फेगोसाइटोसिस। चलो ये हो गया। अब देखते हैं कि जैसे भोजन है, भोजन सबसे पहले कहाँ पे गया, मुंह में गया, तो मुंह में सबसे पहले क्या आते हैं, टीथ। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि बक्कल कैविटी है, जैसे देखो बक्कल कैविटी, मुखगुआ, मुखगुआ में क्या क्या शामिल होता है। ओके, सबसे पहले तो टीथ आएंगे, दांत होंगे, उसके बाद क्या होगा, जीभ होगी, यस या नो। उसके बाद क्या होगा, तालू, पैलेट, तालू, तीन चीजें होगी अपने बक्कल कैविटी में, दांत। तो सबसे पहले हम किसको लेते हैं, दांत, टीथ के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो हेडिंग क्या डालो, टीथ। और अब हम यहाँ पे डाइजेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली किसका पढ़ रहे हैं, ह्यूमन का। तो टीथ किसके बारे में बात करेंगे, ह्यूमन के टीथ के बारे में अभी बात करने वाले हैं। तो जो दांत हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, सबसे पहली बात तो दांत एक्टोमेसोडर्मल, उत्पत्ति, उत्पत्ति कैसी है, एक्टोमेसोडर्मल, यानी एक्टोडर्म से भी होती है, मेसोडर्म से भी होती है। क्या क्या चीजें होती हैं वो भी बताऊंगा। तो इसकी उत्पत्ति क्या होगी, एक्टोमेसोडर्म। एक्टोमेसोडर्म का यानी जैसे जब हम दांत पढ़ रहे हैं, टीथ, तो टीथ किससे मिलके बना होता है, नेक, क्राउन और रूट, यानी ऐसे होता है। दांत की स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ध्यान रखना आप। ओके, अब देखना आप, ये क्या है, ये सफेद वाला पार्ट है जो वाइट, ये बाहर से दिख रहा है ना सफेद वाला पार्ट, ये क्या है, वाइट। तो ये किससे मिलके बना होता है, एनिमल से बना होता है, एनिमल। तो एनिमल का जो निर्माण होता है, ओरिजिन होता है, वो किससे होता है, एक्टोडर्म से। इसलिए मेसोडर्मल क्या है वो बताऊंगा, बट एक्टो क्यों बोला है, क्योंकि एनिमल का जो ओरिजिन है वो किससे होता है, एक्टोडर्म से होता है। तो एनिमल का एक्टोडर्म। दूसरा क्या हो गया, ये है अपना नेक वाला पार्ट, उसके बाद में ये है क्राउन वाला पार्ट, और यहाँ वाला पार्ट है वो रूट है, ठीक है। अब देखो ये जो अंदर पार्ट दिख रहा है, मेजर पार्ट, वो क्या है, डेंटिन,
ये टीथ का मुख्य पार्ट है, टीथ का मेन पार्ट लगभग 70% होता है ये डेंटिन। ठीक है, तो डेंटिन है ना, डेंटिन का ओरिजिन किससे होता है? मेसोडर्म से। यानी मेसोडर्म से क्या बनता है? डेंटिन बनता है। इसलिए हमने दांत का ओरिजिन किससे बोला है? एक्टो यानी एनिमल, मेसो यानी डेंटिन। एक्टो मेसोडर्मल से क्या होती है? दांत की उत्पत्ति होती है। यस या नो? अब जो डेंटिन है, डेंटिन से यहाँ पे इसके अंदर क्या होगी? ये जैसे कलर चेंज कर देते हैं ना, इसके अंदर इस तरीके से ये और ये, ओके, ये क्या है? ये ब्लड सेल है प्लस नर्व सेल, और ये जैसे ये पूरा का पूरा क्या होगा? जबड़ा है। तो ये वाली जो ब्लड सेल और नर्व सेल यहाँ पे जो जिसके थ्रू ये अंदर जाई है, तो ये वाला जो फोरामेन है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिकल फोरामेन। एपिकल फोरामेन, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एपिकल फोरामेन है वो जब बच्चा जन्मता है उस समय तो क्या है? ओपन रहता है, लेकिन धीरे 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 हमारे शरीर की, यानी हम बढ़ते जाते हैं उम्र में, तो उसके साथ साथ ये एपिकल फोरामेन क्या हो जाता है? धीरे 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 क्लोज हो जाता है। तो उससे क्या होता है? आपने देखा है कि सबसे पहले हमारे दूध के दांत आते हैं, उसके बाद में दांत गिर जाते हैं। तो दांत गिरना इसका मतलब पूरा दांत कोई टूट के नहीं पड़ता है। दांत का केवल ऊपरी हिस्सा होता है ना, वो उसका जो जैसे क्राउन वाला पार्ट है ना, क्राउन और नेक, वो वाला पार्ट ऊपर से हट के जाता है। दांत कभी दोबारा नहीं आते हैं, लेकिन ऊपर वाला पार्ट हिस्सा पूरा का पूरा क्या हो जाता है? हट जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि दूध के दांत है ना, वो तो हट चुके हैं, तो पूरे कंप्लीटली रूट समेत दांत कभी नहीं गिरते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊं, जब आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो दांत को निकाल रहा है डॉक्टर, तो उस दांत की साइज देखना और जो अपने गिरने वाली दांत की साइज देखना। तो गिरने वाला बस छोटा सा ऊपर वाला होगा, अपन क्या बोलते हैं? यार थोड़े दिन बाद में वो वापस आ गया। ऐसा नहीं है, वो ऊपरी हिस्सा है ना, वो क्यों हट गया? क्योंकि ये पल्प कैविटी है। ये क्या है? ये कैविटी है। ये कौन सी है? पल्प कैविटी। और पल्प कैविटी में क्या है? ब्लड सेल है और नर्व सेल। ये क्या करती हैं? दांतों को ग्रोथ करवाती है, यानी दांत बढ़ने लगते हैं। ग्रोथ कौन करवाती हैं? नर्व सेल और ब्लड। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। और ये आती कहाँ से है? एपिकल फोरामेन से। अब जैसे जैसे एज बढ़ती है वो उसके साथ में एपिकल फोरामेन क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। और क्लोज होने की वजह से क्या हुआ? नर्व सेल और ब्लड सेल दांतों को न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर पाएगी, इस वजह से दांत परमानेंट हो जाते हैं। जब दूसरी बार दांत आते हैं तो तीसरी बार कभी भी दांत नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे एपिकल फोरामेन है वो क्या हो गई है? क्लोज हो गई है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए दांतों के ग्रोथ के लिए वो अब नहीं प्रोवाइड हो रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है? इस वजह से हमारे दांत है वो द्विबारदंती होते हैं। यस या नो? तो ये क्या हो गया? दांत का पार्ट हो गया। तो आपको समझ में आया कि एक्टोमेसोडर्मल क्यों बोला? और टीथ है वो नेक, क्राउन और रूट, तीन इसके पार्ट होते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, जैसे टीथ है, दांत, उसके बारे में हम लोग अभी इंफॉर्मेशन लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये हो गया एक्टोमेसोडर्मल, एक्टोमेसोडर्मल ओरिजिन। यस या नो? सेकंड, जो दांत हैं वो क्या करता है? भोजन को टुकड़ों में कन्वर्ट करता है। तो दांत है वो, मनुष्य के दांत कैसे होते हैं? मनुष्य के दांत तीन टाइप के होते हैं।
जैसे सबसे पहले थीकोडोंट, उसके बाद में डाइफायरडोंट, उसके बाद में हेटेरोडोंट। अब मैं समझाऊंगा। थीकोडोंट का मतलब होता है ग्रतदंती। ग्रतदंती क्या होता है? ग्रतदंती यानी कि जैसे ये अपने टीथ है, ये टीथ मसूड़ों के अंदर धंसे हुए थे ना, उसको क्या बोलते हैं? ग्रतदंती। यानी कि दांत है, टीथ का मसूड़ों में धंसा होना क्या हो गया? गर्तदंती। डाइफायरडोंट यानी कि द्विबारदंती। द्विबारदंती इसका मतलब क्या है? पहले तो दूध के दांत आए, उसके बाद में जो वापस परमानेंट टीथ आए तो 2 बार आए, इसलिए यानी कि 2 बार दांतों का आना, 2 बार दांतों का आना, द्विबारदंती। हेटेरोडोंट यानी विषम दंती। विषम दंती का मतलब क्या है? विषम दंती का मतलब है कि हमारे जो दांत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। रदनक, कृतनक, अग्रचोरणक और स्वर्णक। तो ये रदनक तो क्या करते हैं? कुतरने का काम करते हैं। देखो, नहीं, रदनक है वो क्या करते हैं? चीरने का, अरे यार, चीरने का कार्य करते हैं। कृतनक, सी फॉर कुतरना, मतलब कृतनक कुतरने का काम करेगा। और जो अग्रचोरणक है वो क्या है? चबाने का काम करेगा। चबाना यानी श्रवण, ये भी श्रवण का काम यानी कि चबाने का काम करते हैं। तो चीरता फाड़ता कौन है? मांसाहारी जंतु। तो मांसाहारी जंतुओं के अंदर इंसिसर जो रदनक दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? शक्तिशाली होते हैं। कैनाइन यानी कृतनक, कृतनक क्या होते हैं? कुतरने वाले होते हैं। तो ये क्या है? ये कार्य में भी अलग है, इनकी स्ट्रक्चर भी अलग है, इसलिए हमने क्या बोला? इसको विषम दंती होते हैं। तो मनुष्य के दांत हैं वो कैसे होते हैं? मनुष्य के दांत, टीथ, और कैसे? ह्यूमन, मनुष्य के दांत है वो कैसे होते हैं? थीकोडोंट, डाइफायडोंट, हेटेरोडोंट। गर्तदंती, द्विबारदंती और विषम दंती। तो टीथ है, अगर मसूड़ों में धंसे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं गर्तदंती। 2 बार आ रहे हैं उसे हम बोलते हैं द्विबारदंती। एक और अलग अलग उसका कार्य भी अलग होता है, उसकी स्ट्रक्चर भी अलग होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेटेरोडोंट। तो मनुष्य के अंदर कैसे होते हैं? थीकोडोंट, फायोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट। ठीक है, ये हो गया दांतों के बारे में कि दांतों की स्ट्रक्चर कैसे होती है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि मनुष्य के अंदर दांत कितने होते हैं, उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला है ना, वो जस्ट हमने ये जो क्रम लिखा है, सीक्वेंस, इसी में रखेंगे। ICPM
और M। ओके, तो डेंटल फॉर्मूला हम रखेंगे ICPM और M, यानी कि इंसिसर, कैनाइंस, प्रीमोलर और मोलर। अब हम क्या करेंगे कि मनुष्य के अंदर है ना अलग अलग एज का डेंटल फॉर्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि चिल्ड्रन, बच्चे का, ठीक है। तो बच्चे का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? 2102 अपॉन 2102। ये क्या है? ऊपरी हाफ जबड़े का फॉर्मूला है, यानी ऊपरी जो जबड़ा है उसका आधा। तो हम क्या करेंगे? ऊपरी आधा, यानी कि इसको मैं ऊपर से भी 2 गुना से करूंगा और नीचे भी कैसे करूंगा? 2 से गुणा। तो 2 + 1 3, 3 + 2 कितने हो गए? 5। तो 5 × 2 तो कितने हो गए? 10, यानी 10 दांत तो ऊपर होते हैं। बच्चे के दांत 10 कितने होते हैं ऊपर, तो नीचे भी कितने होंगे? 10। तो टोटल मिला के बच्चों के अंदर कुल कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। अब देखो, अब ये हो गया चिल्ड्रन का। अब इसके बारे में थोड़ा लिख देते हैं कि बच्चों के अंदर प्री मोलर है वो कितने हैं? 0 है। देखो प्री मोलर कितने हैं? 0। तो प्री मोलर कैसे दांत हुए? मोनोफायोडेंट, यस या नो? अभी हमने देखा था कि मनुष्य के दांत कैसे होते हैं? डाइफायोडेंट, यानी द्विबारदंती। लेकिन ये बच्चों के अंदर तो है ही नहीं। दूध के दांत किस में होते हैं? बच्चों में होते हैं, तो वो ही तो गिरते हैं जब इसमें है ही नहीं। तो ये एक बार दंती हुए। तो जो प्री मोलर दांत है, प्री मोलर टीथ, वो कैसे हुए? मोनोफायोडेंट, यस या नो? यानी एक बार दंती। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जब एडल्ट हो जाता है आदमी, उसमें कितने होते हैं? एडल्ट में कितने होते हैं टोटल दांत? 32 होते हैं, लेकिन इसमें तो 20 है। तो प्रीमोलर है ना, प्रीमोलर कितने होते हैं? प्रीमोलर टोटल होते हैं 2 2 4 4 4 8 प्रीमोलर होते हैं। तो 8 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 28। फिर भी कितने शेष बच गए? यानी कि 4 और चाहिए। तो मोलर में भी लास्ट वाले मोलर, यानी लास्ट मोलर भी कैसे हैं? एक बार दंती। तो प्री मोलर एंड लास्ट मोलर, ये दोनों ही कैसे हैं? ये दोनों ही मोनोफायोडेंट है। यानी टोटल मोनोफायोडेंट टीथ कितने हो गए? 12। यस या नो? ये हो गया चिल्ड्रन का डेंटल फॉर्मूला। अब देखो चिल्ड्रन का हो गया, तो थोड़ा क्या है? थोड़ा यंग आदमी का देखते। यंग आदमी में क्या होता है? यंग आदमी का यंग आदमी का होता है 21/21 इंटू 2। यंग आदमी का, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 28। हमें पता है कि ये देखो, ये क्या है? ICPM और M। अब मोलर इसके अंदर एक नहीं है, इसका मतलब क्या है? सबसे लास्ट वाला मोलर यंग में भी नहीं है। तो इसके अंदर क्या हो गया कि लास्ट मोलर, जिसे हम क्या बोलते हैं? विजडम टीथ बोलते हैं। और ये कैसा होता है? वेस्टिजियल होता है, अवशेषी। और ये क्या होता है? इसमें अब्सेंट होता है। यस या नो? अब्सेंट है ना? सबसे लास्ट वाला मोलर अब्सेंट है। तो इसमें कितने हो गए? 28। लेकिन अब हम एडल्ट के बारे में बात करेंगे।
कि एडल्ट है, एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, ICPM और M। ओके, तो 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। मैंने पहले भी बोला था कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो ऊपरी आधी जबड़े का लिया हुआ है, यानी ये जितने भी दांत हैं 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 आधे हिस्से के हैं, तो 8 और 8 पूरे हिस्से के यानी 16, तो ऊपरी जबड़े की 16, नीचे वाले की 16। इसका मतलब यहां से मैं इंटू 2 कर देता हूं, तो 16 ऊपर और 16 नीचे। 16/16 मत कर देना कि एक आंसर आ जाए। 16 ऊपर के दांत हैं, 16 नीचे के दांत हैं, टोटल मिला के कितने हो गए, 32। यस या नो? तो ये डेंटल फॉर्मूला हो गया एडल्ट का, ये ह्यूमन के अंदर फॉर्मूला है। इसको जल्दी से छापो। हो गया ना? ये हो गया टीथ के बारे में, ठीक है। यानी इंसिसर यानी कृतनक, अच्छा रदनक लिख दिया है क्या? ओके 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 ओके। इसका मतलब ये थोड़ा सा हिंदी में वो हो गया ना। इंसिसर का मतलब होता है कृतनक। कृतनक यानी कि काटने का काम करेगा, काटने का। और ये है रदनक, रदनक क्या करेगा, चीरने का काम करेगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ना कि जो रदनक है यानी कैनाइंस जो टीथ होते हैं, कैनाइन वो मांसाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, उनमें क्या होता है, मांसाहारी जंतुओं में शक्तिशाली होते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी शेर, चीता। यस या नो? क्योंकि ये चीरने का काम करते हैं, तो वो मांस को चीर चीर के खाते हैं ना, इसलिए ये हो गया अपना इंसिसर, कैनाइंस, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, ये डेंटल फॉर्मूले हो गए। ओके, अब क्या करते हैं कि जैसे इनेमल था, इनेमल के बारे में लिख देते हैं हम थोड़ी सी बातें। इनेमल कैसा था, एक्टोडर्मल से उत्पन्न था, एक्टोडर्म से ओरिजिनेट। नंबर 2, 97% इसके अंदर क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 97% इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं 97। इसलिए ये जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ है, सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये किस किस में प्रेजेंट होंगे, ये किस में प्रेजेंट होंगे, इनेमल के अंदर। और इनेमल कैसा है, श्वेत भाग है। यस या नो? अरे भाई श्वेत ही तो है, सबसे बाहरी वाला जो पार्ट हमारे दांतों का दिख रहा है वो क्या है, एनिमल है वो। और वो जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ है। क्यों? क्योंकि वो 97% इनऑर्गेनिक, ये कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, टोकोफेरोल भी ऐसे कुछ भी होते हैं, तो उनसे मिलके बना होता है। तो सीधी बात है कि वो सबसे कठोरतम पदार्थ है। यस या नो? तो एनिमल के बारे में आप लोग ये लिखिए कि एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। यस या नो?
तो 97% इनऑर्गेनिक पदार्थ यहां पे ये लिख सकते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है ना, वो क्या है, बहुत ज्यादा इनऑर्गेनिक मैटर है और वो सबसे कठोरतम पदार्थ बनाने में हेल्प करता है। तो एनिमल के बारे में ये हो गया। वैसे के वैसे क्या है, एनिमल के बाद में डेंटिन था, डेंटिन बोलो या डेंटाइन बोलो। तो डेंटिन में इसमें क्या, ये एक्टोडर्म से था, तो डेंटिन किससे था, मेसोडर्म से ओरिजिनेट हुआ था कि नहीं, मेसोडर्म से ओरिजिनेट, यस या नो। सेकंड, 97% इसके अंदर क्या है, इनऑर्गेनिक मैटर है। तो जो डेंटिन है उसके अंदर 69% इनऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए ये क्या है, सेकंड कठोरतम पदार्थ है, सेकंड कठोरतम पदार्थ है। उसके बाद में क्या थी, बोन्स आती हैं। बोन्स जो हमारी हड्डियां हैं, हड्डियों के अंदर क्या होते हैं, 65% इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं। तो डेंटिन क्या है, ये दांतों का मुख्य भाग है, दांतों का मुख्य भाग है, यस या नो। ठीक है, अब डेंटिन है ना, डेंटिन का निर्माण कौन करता है, डेंटिन का निर्माण कौन करता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो डेंटिन का निर्माण करता है ओडोंटोब्लास्ट सेल। ये किसका निर्माण करती हैं, डेंटिन का निर्माण, डेंटाइन सिंथेसिस। ऐसे के ऐसे एनिमल का निर्माण कौन करती है, एमाइलोब्लास्ट। एनिमल फॉर्मेशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बारे में आप लोग लिखिए, एनिमल और डेंटिन के बारे में, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एमाइलोब्लास्ट सेल है वो एक्टोडर्म का निर्माण करती हैं और ओडोंटोब्लास्ट सेल है वो डेंटिन यानी कि ये मेसोडर्म का निर्माण करेगी, और ये किसका निर्माण करेगी, एमाइलोब्लास्ट, ये एक्टोडर्म का निर्माण करेगी। एक्टोडर्म से क्या बनता है, एनिमल बनता है। ओके, तो इसके बारे में लिखिए आप। हो गया। तो अब देखो, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कि डाइजेशन के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद में हमने डाइजेशन के पद पढ़े हैं, पाचन तंत्र हो गया, उसमें क्या क्या शामिल है उसके बारे में पाथ पढ़ लिया। पाथ में सबसे पहले चलो स्टोमस के इंटेस्टाइन, ये फैगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस हो गया। फिर टीथ, अच्छा टीथ के बारे में पढ़ा है, ठीक है। ओके, ये हो गया टीथ, राइट। ओके, चिल्ड्रन है, तो ये चिल्ड्रन के अंदर जो दांत हैं वो कैसे होते हैं, इसको हम मिल्क टीथ भी बोल सकते हैं ना, मिल्क टीथ, दूध के दांत होते हैं ना, डेसिडियस टीथ। और ये दूध के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है। उसके बाद में यंग के अंदर पढ़ लिया, फिर एडल्ट हो गया। ओके, तो एनिमल हो गया, ओके ठीक है। ये अपने दांत है वो खत्म हो गया। दांत के बाद में हम क्या पढ़ने वाले थे, बक्कल कैविटी की बात हो रही थी, टीथ, फिर टोंग्यू। तो सेकंड हेडिंग डालिए टोंग्यू, जीभ।
जीभ हमारे शरीर के अंदर जो जीभ है वो कैसा है, पेशीय अंग है, मस्कुलर ऑर्गन है, पेशीय अंग है ना, पेशियों से ये कंट्रोल होता है। तो ये क्या है, एक मिनट इसको चेंज करते हैं ना, चलो ये चलेगा सही, हाँ ठीक है। ये कैसा है, पेशीय अंग है। पेशीय अंग है जिसका अग्र भाग, आगे वाला भाग, वो तो कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। अरे भाई स्वतंत्र ही है ना, आगे वाला पार्ट स्वतंत्र, एंड पक्षभाग, पक्षभाग है वो हाइड अस्थि से क्या होता है, जुड़ा होता है। यानी पक्ष यानी पीछे वाला भाग है वो तो क्या है, स्वतंत्र नहीं है। हाइड अस्थि बोल दो, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि ये फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ा होता है, फ्रेनुलम उसके द्वारा क्या होता है, अटैच्ड होता है, राइट। यानी जीभ पेशीय अंग है और अग्रभाग उसका स्वतंत्र होता है, और आगे वाला भाग कितना होता है, लगभग 2/3, और पीछे वाला 1/3। ठीक है, तो जीभ क्या हो गया, जीभ है वो अग्रभाग उसका स्वतंत्र होता है, पेशीय अंग है, और ये क्या करती हैं, भोजन के अंदर म्यूकस को मिलाने में हेल्प करती है। ये क्या करती हैं, जो फूड है उसमें म्यूकस को मिक्सर करने में हेल्प करती है। यस या नो। अब देखो, जैसे दो तरीके, ये कैसा है, पेशीय अंग है, तो पेशियां कैसी होती है, अपने आप कंट्रोल हो सकती हैं या अनकंट्रोल, वॉलेंट्री है या अनवॉलेंट्री है। तो आगे वाला भाग है, और जो जीभ है, जीभ के अंदर दो टाइप की क्या है, पेशियां पाई जाती हैं। जीभ के अंदर कैसी होती हैं, 2 टाइप की पेशियां होती हैं, 2 टाइप। कैसे, एक होती हैं एक्सट्रिंसिक और दूसरी होती है इंट्रिंसिक। अब आप नाम से ही समझिए कि एक्सट्रिंसिक यानी कि जीभ को एक्सट्रिंस यानी बाहर, यानी जीभ जैसे देखो बाहर और अंदर ले जा रहा हूं मैं, बाहर और अंदर ले जा रहा हूं, उसका जो बाहर और अंदर लाने वाली ऐच्छिक पेशियां हैं वो कौन सी है, बाहर व अंदर लाना। किसको, जीभ को। वो तो एक्सट्रिंसिक हो गया। इंट्रिंसिक यानी कि जैसे जीभ है, जीभ का हम शेप बदल सकते हैं अंदर अंदर, जैसे अपन किसी टाइप में जीभ को उल्टा मरोड़ दिया, पीछे कर दिया, या जो शेप चेंज किया है वो क्या है, इंट्रिंसिक पेशियां। यानी कि जो शेप है चेंज करना, जीभ का जो शेप चेंज करना है वो कौन करेगी, इंट्रिंसिक पेशियां करेगी। तो जीभ के अंदर 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती है, एक एक्सट्रिंसिक यानी जीभ को अंदर या बाहर ले जाएगी, और एक इंट्रिंसिक यानी जीभ के आकार को चेंज करेगी। तो जीभ में इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि वो पेशीय अंग है, और ये क्या करता है, भोजन को मिक्स करने में। और भोजन में मिक्स क्या होता है, बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा में मोस्टली क्या चीजें होती हैं, यानी कि लार को मिक्स करने में हेल्प करता है, भोजन को उल्टा पुल्टा करने में हेल्प करता है, उलट पुलट करता है भोजन को। और जीभ के बारे में क्या जानते हैं, जीभ है, जीभ के अंदर कोई भी बोन नहीं होती है। तो मैं ये लिख सकता हूं ना कि बोनलेस स्ट्रक्चर है ना, ये जीभ के अंदर बोन नहीं होती है, तो बोनलेस
यानी बोन नहीं पाई जाती है, तो बोनलेस स्ट्रक्चर होगी टोंग्यू। तो जीभ के बारे में हमने ये वाली चीजें पढ़ ली, यानी हाइड अस्थि से पीछे से जुड़ा रहता है। तो जो फ्रेनुलम है, फ्रेनुलम क्या है पता है? जैसे ये मैं एक जीभ का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये तो ये हाइड है, लेकिन ये वाला ऐसे पार्ट पूरा पूरा अटैच्ड रहता है नीचे, है ना। ये क्या किससे जुड़ा होता है? फ्रेनुलम से। यानी जीभ मुख गुहा में, मुख गुहा के आधारी भाग, आधार वाला से जुड़ा होता है, और जहां से जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेनुलम। फ्रेनुलम से जुड़ी होती है कहते हैं। ठीक है, ये फ्रेनुलम के द्वारा जीभ मुख गुहा से क्या होती है? जुड़ी हुई रहती हैं। तो जीभ है वो एक बाहर आ सकती हैं, अंदर जा सकती हैं, ऊपर हो सकती हैं, नीचे हो सकती है। तो इसमें कौन सी पेशियां काम करती हैं? एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पेशियां। तो जीभ मुख गुहा के आधारी भाग से जुड़ा होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं? लिंगुअल फ्रेनुलम बोल दो या फिर फ्रेनुलम बोल दो, एक ही बात है। ठीक है। और जीभ क्या करता है? जीभ यानी टोंग्यू फूड के कणों को भोजन को मुख गुहा में मिक्सचर करने में हेल्प करती है। यस या नो? हम एक एक चीज पढ़ने वाले हैं। तो जीभ के बारे में क्या हो गया कि जीभ मुख गुहा के आधारी भाग से जुड़ी होती हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम बोलते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जब हमारी जीभ है, जैसे आप जीभ को बाहर देखिए एक बार, तो उसके अंदर बहुत छोटे 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 ऐसे दानेदार स्ट्रक्चर होती है। तो जीभ के ऊपर क्या पाए जाते हैं? जीभ के ऊपर हजारों दानेदार संरचनाएं होती हैं, और उन्हें क्या बोलते हैं? पेपिला। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपिला होते हैं। और पेपिला है वो जीभ के ऊपर ही है, वो दानेदार भाग है, इसीलिए जीभ कैसे दिखती है? खुरदरी दिखती है ऊपर से। तो पेपिला होते हैं। पेपिला है वो, इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? पेपिला के ऊपर टेस्ट बर्ड्स, यानी कि स्वाद कलिकाएं। ओ माय गॉड भाई, हमारी जीभ तो इम्पोर्टेंट काम करती हैं कि कौन सा चरका पदार्थ है, कौन सा खट्टा है, कौन सा मीठा है, हर प्रकार की टेस्ट को कौन टेस्ट करती है? जीभ ही तो करती है। तो जीभ के ऊपर पेपिला पाए जाते हैं। अब पेपिला है वो 4 टाइप के हो सकते हैं कि फंजाई फॉर्म हो सकता है, या फोलिए टाइप का हो सकता है, ये फिली फॉर्म का हो सकता है, सर्कुमवेलेट होता है। तो मैं एक बार डायग्राम बना के समझा देता हूं कि जीभ है वो बेसिकली होती कैसे है। ये एक जीभ है, जीभ की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। ओके, ये इस तरीके से जीभ होती है।
ये जो एकदम बिंदु की तरह दिख रहे हैं, ये क्या है? फंजाइफॉर्म पेपिला है, ठीक है। और ये है फिलीफॉर्म पेपिला, ठीक है। और ये कैसे हैं? ये फोलिएट, और यहां पे ऐसे सर्कुमवेलेट। ये कैसे होते हैं? सर्कुमवेलेट पेपिला। और इसकी संख्या कितनी होती है? 4 से 8, बहुत कम ही होती है, 4 से 8 होती है। तो ये क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं चीजों को। मतलब जैसे कोई भी हमने भोजन लिया तो मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, उसका टेस्ट कौन करता है? ये वाले जो पेपिलाज होते हैं वो क्या करते हैं? इन सभी का टेस्ट करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है हमारी जीभ की। यस या नो? तो ये जीभ का सबसे आगे वाला पार्ट है। तो ये तो क्या करता है? मीठे का टेस्ट, यानी मीठा पता करना है तो मीठा तो यहाँ पे पता होगा, यानी सबसे जीभ का सबसे टिप वाला पार्ट है वो मीठे का पता। थोड़ा सा ऊपर खट्टा, खट्टे का पता लेगा। इससे ऊपर नमकीन का, एंड लास्ट में यहाँ पे जाकर के कड़वा। ये जीभ के पार्ट होते हैं। यानी आगे से जीभ अपन कहीं से टच करेंगे तो अगर वो चीज मीठी है तो ही पता लगेगी, थोड़ी सी यहाँ पे पास में तो खट्टे का पता लगेगा। नमकीन आप जैसे आप ट्राई करके देखो ना, प्रैक्टिकल करो कि आप नमकीन लेना, नमकीन को जीभ के टिप वाले पार्ट से चेक करना कि टिप वाला पार्ट नमकीन के ऊपर रख के देखना क्या नमकीन का पता चलता है कि नहीं चलता है। अगर नहीं चल रहा है तो वहां पे केवल मीठे का पता लग सकता है। तो इस तरीके से क्या है, ये इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? पेपिला। तो फंजाइफॉर्म पेपिला है वो छोटे बहुत सारे हैं। तो ये संख्या में सबसे अधिक होंगे, ये संख्या में सबसे अधिक है कि नहीं है? संख्या में सबसे अधिक है। और दूसरी बात, इसके ऊपर टेस्ट बर्ड यानी स्वाद कलिकाएं अब्सेंट होती हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब्सेंट, ठीक है। और फिलीफॉर्म है, फिलीफॉर्म। और ये कैसे होता है? ये गुलाबी कलर का होता है, यानी ये पिंक कलर। कौन? फंजाइफॉर्म। और फिलीफॉर्म है, फिलीफॉर्म पेपिला है, उसकी संख्या क्या होती है? संख्या वैसे मतलब यहां पे इसका ये लिख दो कि स्वाद कलिकाएं उपस्थित, स्वाद कलिकाएं प्रेजेंट, ठीक है। और सर्कुमवेलेट 4 से 8 यानी कि सबसे कम संख्या में क्या होंगे? सर्कुमवेलेट। फोलिएट पेपिला है वो हमारे शरीर के अंदर कैसी होती हैं? वेस्टिजियल होती है, अवशेषी। और ये पत्ती के समान दिख रही है ना, ये पत्ती होती है ना, इसका आकार कैसा होता है? पत्ती आकार के, पत्ती के आकार का। ओके, ये अपने जीभ के बारे में क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो ये सर्कुमवेलेट है ना, ये यहाँ पे क्या होता है? ये दोनों का भाग होता है बीच में ना, और इसको हम क्या बोलते हैं? सल्कस टर्मिनेलिस। ठीक है। और ये क्या है? फेरिंजियल टॉन्सिल। ओके, तो ये होगी जीभ की स्ट्रक्चर। ओके,
इसको एक बार छापिए आप। ठीक है, हो गया। अब लास्ट टॉपिक क्या रहा बक्कल कैविटी के अंदर, और क्या था, तालू। तो जो तालू है, तालू यानी पैलेट, पैलेट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप का हो सकता है, अग्र और पच। अग्र तालु और पच तालु। जो अग्र तालु होता है, अग्र तालु को क्या बोलते हैं, हार्ड प्लेट बोलते हैं। ये कैसा होता है, हार्ड होता है, हार्ड पैलेट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, जैसे प्री मैक्सिला, मैक्सिला, ये क्या है, बोन है। तो ये बोन होने की वजह से ये हार्ड प्लेट है। नहीं, आगे वाला तालु है वो कैसा होता है, कठोर होता है, लेकिन पच वाला तालु कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट पैलेट, मुलायम होता है। और इसके जो लास्ट वाला भाग है, आप मुंह खोल के देखिए, जो पीछे ऐसे लटका होगा वो तालु का ही पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, वुल्वा बोलते हैं, वुल्वा, विलम पैलेटाई। वुल्वा, जो पीछे लटका हुआ था है ना, लटका हुआ भाग। और ये क्या करता है, वुल्वा करता क्या है, वुल्वा जब हम श्वास लेते हैं तो उस समय भोजन वाली जो फेरिक्स है उसको बंद करने में हेल्प करता है। जब हम भोजन करते हैं तो श्वास नली जो नेजोफेरिक्स है उसको बंद करने में हेल्प कौन करता है, वुल्वा। तो ये क्या है, पच यानी सॉफ्ट, अग्र यानी कि हार्ड प्लेट। आगे वाला हार्ड इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्री मैक्सिला, मैक्सिला ऐसे बॉन्स पाई जाती हैं, ऊपरी भाग है तो हार्ड होता है। सॉफ्ट प्लेट यानी सबसे लास्ट वाला हिस्सा मुलायम होता है, और उसके जो लटका हुआ पार्ट होता है छोटा सा, उसके अंदर क्या होता है, वुल्वा, और वो क्या करता है, श्वसन और भोजन के दौरान हेल्प करता है। ठीक है, वुल्वा, विलम पैलेटाई, वुल्वा बोल दो या फिर वो लटका हुआ भाग था ना, ऐसे बोल सकते हैं यूवुला, मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं ना, UVULA, यूवुला। यस, ये हो गया लटका हुआ पार्ट जो उसमें हेल्प करता है। और इसके बाद में हम कल पढ़ने वाले हैं कि लार ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, वो कैसे पार्टिसिपेट करती है, क्या क्या सिक्रेशन करती हैं। आज हमने मेनली डाइजेशन सिस्टम है उसका पाथ पढ़ा। उसके बाद में हमने क्या देखा, जो बक्कल कैविटी के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, जो ऑर्गेन होते हैं, उसके बारे में बात करी, टीथ के बारे में बात करी, फिर जीभ के बारे में बात करी, एंड देन यूवुला के बारे में बात करी, यानी पैलेट के बारे में बात करी। तो आज हमने कंप्लीट लेक्चर एक बार देख लो, एक बार क्या क्या पढ़ा है हमने, आप आराम से। ठीक है, ये दांत हो गया, ये बक्कल कैविटी, यानी मेनली हमने आज टीथ, टोंग्यू और पैलेट के बारे में पढ़ा है, राइट। फेगोसाइटोसिस हो गया, स्टोमच हो गया, ये एलिमेंट्री कैनाल हो गई, दैट इज माउथ। ओके, ये एक
स्ट्रक्चर हो गई, राइट। तो आज हमने डाइजेशन सिस्टम के बारे में फर्स्ट लेक्चर में ये देखा कि डाइजेशन सिस्टम क्या है, उसके बाद में टीथ, टोंग्यू एंड पैलेट, इन तीनों के बारे में बात करी। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर फेरिक्स, इसोफेगस, स्टोमस से होते हुए कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, बीच बीच के अंदर इसके क्वेश्चंस भी मिलाते रहेंगे। तो होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत मेहनत करके इस चीज़ को बनाया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करके ये एक कंटेंट्स दिया है। तो अगर कोई वीडियो में नया है तो रेप्लिकन एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नया वीडियो जो नया नोटिफिकेशन आता है आपके पास में सबसे पहले आए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।